हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर का एक टॉपिक है मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या कह सकते हो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और उस वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से पहले मैक्सवेल ने कुछ एजम्पशंस लिए थे, उन एजम्पशंस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एजम्पशंस लिखा हुआ है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एजम्पशन लिखने का मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ पर मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन दोनों एक साथ काम किए थे। ठीक है, सबसे पहले इस पे जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इससे रिलेटेड जो एजम्पशंस है उसको बोल्ट्जमैन ने लिया था। बोल्ट्जमैन ने कुछ एजम्पशन को दिया, उसके जस्ट बाद में कुछ दिनों के बाद, या ऐसे कह सकते हो कुछ टाइम बीतने के बाद में, जो मैक्सवेल थे, मैक्सवेल ने भी कुछ एजम्पशंस लिए और सॉरी और वेलोसिटी फंक्शन को उन्होंने वो किया, मतलब बताया कि जो भी पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स में कैसे वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हम जानते हैं कि जितने भी गैस मालिक्यूल मूव करते हैं, अगर मान लो कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में यदि n नंबर ऑफ मालिक्यूल हैं, तो जब भी मालिक्यूल मूव करना स्टार्ट करेंगे तो उनमें कोलिजन भी होता है। ठीक है, सपोज कर लो कि एक पार्टिकल यहाँ पे मूव करते हुए जा रहा है, यहाँ से मूव करते से आ रहा है। ठीक है, जैसे ही आगे आएगा हो सकता है इसके रास्ते में कोई दूसरा पार्टिकल पड़े, और जैसे ही दूसरे पार्टिकल से टकराएगा तो यहाँ पे कोलिजन होगा। ठीक है, जैसे सपोज कर लो कि यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है पॉइंट ए पर, और पॉइंट ए से पार्टिकल बी पर जाता है, जैसे बी पर जाएगा यहाँ पे कोलिजन होगा। ठीक है ना, हो सकता है कोलिजन होने के बाद में इसका डायरेक्शन इधर हो जाए, ठीक है, या फिर इधर हो जाए, इधर हो जाए, कहीं भी एक तरफ इसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। ये तब तक फ्रीली मूव करेगा जब तक इसके रास्ते में कोई दूसरा पार्टिकल ना आए। जैसे ही कोई दूसरा तीसरा पार्टिकल आ गया, फिर इसको टकराया, और टकराने के बाद फिर से इसका वेलोसिटी चेंज हो गया, या कह सकते इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो हो सकता है ये ऐसे आ गया हो। ठीक है, इसके बाद में हो सकता है यहाँ पे पॉइंट डी पर फिर एक बार कोलिजन हुआ, और कुछ इस वे में ये जो पार्टिकल था, जो गैस मालिक्यूल था, मूव किया, फिर ई पर आया, ई पे फिर कोलिजन हुआ, हो सकता है इधर ही मूव कर गया, यानी एफ पर आया। ठीक है, यानी हम देख रहे हैं क्या कि जो भी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ऐसा तो हमने सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल को लेकर के समझाया आपको, लेकिन अगर देखा जाए तो जितने भी पार्टिकल उस कंटेनर में मूव करेंगे, जैसे हमने एक यहाँ पे कंटेनर ले रखा है, सपोज कर लो यहाँ पर हमने एक कंटेनर ले लिया, क्यूब एक ले लिया, इस क्यूब में मान लीजिए n नंबर ऑफ मालिक्यूल हैं, तो n नंबर ऑफ मालिक्यूल जितने भी मालिक्यूल मूव करेंगे वो सारे के सारे मालिक्यूल कंटिन्यूसली एक दूसरे से कोलाइड करते रहेंगे। ठीक है, टकराते रहेंगे, और यदि एक दूसरे से टकराएंगे तो सोचने वाली बात यह है कि क्या वेलोसिटी हर जगह एक समान होगी? नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी हर जगह एक समान नहीं होगी। सिंपली आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, डायरेक्शन चेंज हुआ मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है वेलोसिटी। ठीक है, तो कह सकते हो क्या कि ये जो मालिक्यूल हैं, इन मालिक्यूल का वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम वेलोसिटी वेक्टर के हेल्प से हम मैक्सवेल के वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को निकालेंगे, लेकिन उसको निकालने से पहले हमें कुछ एजम्पशंस को लेकर के चलने हैं जिन्हें मैक्सवेल ने लिया था। ठीक है, उस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए। तो ये देखते हैं, सबसे पहला इन्होंने क्या एजम्पशन लिया था। द मॉलिक्यूल्स वेयर पार्टिकल्स with no internal interaction, the molecules have no vibrational or rotational energy. This assumption is justified in monoatomic gases. ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जो मैक्सवेल थे, मैक्सवेल ने ये कहा कि जो भी मालिक्यूल यहाँ पे रैंडमली मूव कर रहे हैं, यानी जो भी गैस के मालिक्यूल रैंडमली मूव करते हैं, उनके बीच में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होता है, यानी कि कोई भी अट्रैक्शन नाम की चीज़ नहीं होती। वो जो मालिक्यूल्स हैं, जो गैसेस के जो मालिक्यूल हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, यानी कि उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, और इसके साथ साथ इन्होंने ये कहा कि इसकी जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर ना तो कोई रोटेशनल एनर्जी होगी और ना ही कोई वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, मतलब रोटेशनल एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी दोनों ही यहाँ पर जीरो होगा। ठीक है, और ऐसा एजम्पशन हम जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मोनोएटॉमिक गैस में होता है, क्योंकि जो मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस में हम जानते हैं इसका जो मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है, 3 डायरेक्शन होता है, 3D में मूव करता है। पहला एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर सकता है, दूसरा वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर सकता है, और तीसरा जेड एक्सिस के लॉन्ग मूव कर सकता है। यहाँ पर ना तो रोटेशन होगा, ना तो रोटेशनल मोशन होगा कह सकते हो, और ना ही यहाँ पे वाइब्रेशन होगा। मीन सिंपली वी कैन से
कि जो भी मोनोएटॉमिक गैस होते हैं, मोनोएटॉमिक गैस में जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पर ना तो वाइब्रेशनल एनर्जी होगी और ना ही रोटेशनल एनर्जी होगी। तो सिर्फ मोनोएटॉमिक गैस को इन्होंने एज्यूम किया था इस वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले को डिराइव करने के लिए। यानी कि इन्होंने जो भी फार्मूला डिराइव किया है ये मोनोएटॉमिक गैस को लेकर के किए हैं। यहाँ पर कोई भी डाई एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक गैसेस अवेलेबल नहीं है। तो लगभग आपको पहला एजम्पशन क्लियर हो गया होगा कि पहला एजम्पशन का क्या है कि इन्होंने जो भी मालिक्यूल लिए हैं वो सारे के सारे मालिक्यूल मोनोएटॉमिक हैं। मोनोएटॉमिक क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर जो इसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 3 एक्सिस के अलॉन्ग है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, बाकी इनकी वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी 0 है। क्लियर हो गया? आइए देखते हैं सेकंड इनका क्या था एजम्पशन। बिटवीन द मालिक्यूल द साइज इज मच लेस दैन द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। देखो सिंपली अगर कहें कि जो भी मालिक्यूल होंगे, दो मालिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इन दो मालिक्यूल के बीच का डिस्टेंस इनके साइज की अपेक्षा ज़्यादा होगा। ठीक है, या ऐसे कह सकते हो कि दो मालिक्यूल हैं, दो मालिक्यूल के बीच की जो दूरी होगी इनके साइज के कंपेरिजन में ज़्यादा होगा और ज़्यादा होने के कारण इसमें इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो गैस मालिक्यूल हैं, गैस मालिक्यूल के बीच में इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है और यदि इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन कम होगा मतलब पार्टिकल पास नहीं होंगे, इनके बीच की दूरी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इनका दूसरा एजम्पशन यही था कि जो भी मालिक्यूल होंगे, मालिक्यूल का साइज बहुत छोटा होता है और उन मालिक्यूल के साइज के कंपेरिजन में उनके बीच की जो गैपिंग है वो गैपिंग बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए जो इंट्रैक्शन है, जो यहाँ पे अट्रैक्शन कह सकते हैं मालिक्यूल के बीच में, वो नेग्लिजिबल होगा या फिर 0 होगा। आइए देखते हैं इनका तीसरा एजम्पशन क्या है। वी विल इग्नोर एनी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। सेम वही चीज़ है, अभी जस्ट हमने आपको बताया है कि इन्होंने कहा था कि जितने भी मालिक्यूल इस कंटेनर में हैं इनमें से कोई भी मालिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, और अगर अट्रैक्ट करता भी है, इन द केस तुम अगर कहो कि सर लेकिन मालिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है कि मालिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते ही करते हैं, भले ही थोड़ा ही अट्रैक्ट करें लेकिन अट्रैक्ट तो करेंगे। आप सिंपली कहेंगे कि सर रियल गैस की प्रॉपर्टी होती है कि तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, भले ही इनके बीच का अट्रैक्शन बहुत कम हो लेकिन अट्रैक्शन तो है। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि जितने भी काइंड के अट्रैक्शन हैं दो मालिक्यूल के बीच में वो 0 हम मान करके चलेंगे। हम ये मानेंगे कि दो मालिक्यूल के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। ये पार्टिकल सिंपली जा रहे हैं, जाने के बाद कोलाइड किए। अब देखो जरा खुद से सोचो कि जब भी मालिक्यूल कोलाइड करेंगे, जैसे मान लो एक मालिक्यूल आ रहा है, ये मालिक्यूल ए से जब बी पर आ रहा था इसका स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ था। ठीक है, समझ लो स्पीड तेज़ था और जैसे ही ए से बी पर आया, बी के साथ जब कोलिजन किया, बी पे जो मालिक्यूल था उसके साथ जब कोलिजन किया तो कोलिजन करने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या सेम थी? नहीं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है लेकिन जैसे ही पॉइंट बी पर जाके बी पर जो मालिक्यूल से जैसे ही टकराएगा वैसे ही इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, और हो सकता है कि ड्यूरिंग कोलिजन इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। ठीक है, तो सिंपली कह सकते हैं क्या कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। जितने भी मालिक्यूल हैं गैस के इस कंटेनर में, इन सारे के सारे मालिक्यूल की वेलोसिटी अलग अलग है। किसी की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, किसी की वेलोसिटी बहुत कम है, किसी की वेलोसिटी अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हो इक्वल है। ठीक है ना लेकिन मोस्ट ऑफ द गैसेस ऐसे होंगे जिनका वेलोसिटी लगभग एक बराबर होगा, लगभग एक बराबर होगा। ठीक है ना, ऐसे बहुत ही कम मालिक्यूल होंगे जिनका कह सकते हो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा तेज़ हो, या बहुत ज़्यादा कम होने वाले भी मालिक्यूल बहुत कम होंगे। ठीक है, तो उस वेलोसिटी को या उस वेलोसिटी वेक्टर को हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी। अगर स्पीड की बात करो तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कह सकते हो। जैसे अगर हम बात करें, एक क्लासरूम है। ठीक है, एक क्लासरूम में अगर सपोज कर लो कि 100 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो अब ज़रूरी तो नहीं कि 100 स्टूडेंट एक ही हाइट के हों। हो सकता है उनमें से कुछ स्टूडेंट्स की हाइट बहुत ज़्यादा होगी, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स की हाइट बहुत कम होगी, लेकिन एवरेज हाइट वाले स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा होगी। ठीक है ये नॉर्मल सी बात है कि एवरेज स्टूडेंट वाले हाइट वाले स्टूडेंट्स की हाइट कह सकते हो या संख्या कह सकते हो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल हाइट किसका होगा? जिसमें ज़्यादा बच्चों की संख्या है उसी को हम कहेंगे, यानी जो एवरेज हाइट जो आ रहा है उसको आपने कह दिया। लेकिन यहाँ पे एवरेज स्पीड नहीं कह सकते हो। एवरेज स्पीड एक अलग चीज़ होता है, अलग फिनोमेना होता है, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एक अलग चीज़ होता है। ठीक है, जैसे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मतलब हम यहाँ पे एजम्पशन प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं, प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं आप। जैसे सपोज कर लो कि हमने क्या किया, बॉल लिया हुआ है, किसी कंटेनर में हमने बॉल रखा हुआ है। ठीक है, उस बॉल्स में सपोज कर लो कि 10 बॉल हमने रखे हैं उस कंटेनर में,
उन 10 बॉल्स में से हमने मान के चलो कि 5 बॉल जो है वाइट कलर के रख दिए और बाकी बचे 5 बॉल में से हमने डिफरेंट डिफरेंट कलर के बॉल रखे, रेड रखा, ब्लैक रखा, ब्लू रखा, ग्रीन, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट कलर के हमने बॉल रखे हैं और 5 बॉल जो है वाइट कलर के रखे हैं। अगर आपसे बोला जाए कि बिना उस कंटेनर में देखे आपको एक बॉल निकालना है तो किस बॉल की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो कहोगे सर वाइट बॉल की, क्योंकि वाइट बॉल की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, वैसे ही अगर हम स्पीड की बात करें तो जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगा, यहाँ पे इस कंटेनर में जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इन गैस मॉलिक्यूल्स में मैक्सिमम जितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका स्पीड एक बराबर है, उस स्पीड को हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, लगभग आपको क्लियर हो गया होगा कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है। हालांकि ये आगे आएगा, ये टॉपिक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आगे आएगा तो हम उसको डिस्कस करा देंगे। आइए हम देखते हैं चौथा एजम्पशन क्या है इनका। लिखा है इन द इक्विलिब्रियम स्टेट द मॉलिक्यूल हैव कंप्लीट रैंडम ऑफ डायरेक्शन एंड वेलोसिटी। हमने बताया अभी आपको कि जब भी मॉलिक्यूलर मोशन होगा, जब भी इस कंटेनर में मॉलिक्यूलर मोशन होगा तो इस मॉलिक्यूलर मोशन में जो कह सकते हो इक्विलिब्रियम स्टेट कह सकते हो सिंपली, जो इक्विलिब्रियम स्टेट में अगर लाने के सोचोगे आप तो आपको दिखाई देगा कि जितने भी मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हैं। रैंडमली मूव करने का मतलब क्या है कि उन मॉलिक्यूल का वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि जैसे ही एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कोलिजन किया, जैसे ही एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कोलिजन किया तो दोनों का जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा, दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि एक की वेलोसिटी बढ़ जाए या ऐसा भी हो सकता है कि एक की वेलोसिटी कम हो जाए, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें जनरली प्रोबेबिलिटी ही निकालनी है, मैक्सवेल के इस इक्वेशन में प्रोबेबिलिटी को ही फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बताया आपको कि इन द इक्विलिब्रियम स्टेट द मॉलिक्यूल हैव कंप्लीट रैंडमनेस ऑफ डायरेक्शन एंड वेलोसिटी, ये तो हमने बता दिया। अभी देखते हैं फिफ्थ एजम्पशन देखिए क्या है। देयर इज नो मास मोशन और कन्वेंशनल करंट सॉरी देखो इसका मतलब क्या है कि जब भी पार्टिकल्स मान लीजिए टकरा रहे हैं, पार्टिकल एक दूसरे से कोलिजन करते हैं तो वहाँ पर ट्रांसफर ऑफ मास नहीं होगा, सिंपली कह सकते हो वहाँ पे सिंपल कोलिजन होगा, या ऐसे कह सकते हैं वहाँ पे जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक नेचर का होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी दैट अ मॉलिक्यूल हैज़ अ गिवन वेलोसिटी कंपोनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर टू कंपोनेंट। ठीक है, देखो कह रहा है कि जब भी हम लोग वेलोसिटी के दो कंपोनेंट को रखते हैं, या मान लीजिए वेलोसिटी के हमने तीनों कंपोनेंट को रख दिया, हम जानते हैं कि वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है, इसका कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, हम जानते हैं वेलोसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका, एक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा जिसको हमने वी एक्स कह दिया, दूसरा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा इसको हमने वी वाई कह दिया, और तीसरा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जेड एक्सिस के लिए होगा तो इसको हमने क्या कह दिया, वी जेड कह दिया। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है इन तीनों एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों के लॉन्ग जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनमें कोई भी एक वेलोसिटी दूसरे वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, यानी कह सकते हो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो वेलोसिटी है वो किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, वाई के लॉन्ग वाला भी इंडिपेंडेंट होगा और जेड के लॉन्ग वाला भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। यानी कि इन वेलोसिटी कंपोनेंट में जितने भी वेलोसिटी फैक्टर्स हैं ये वेलोसिटी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्या है। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी दैट द मॉलिक्यूल सेलेक्टेड एट रैंडम हैज वेलोसिटीज इन अ गिवन रेंज इज अ फंक्शन प्योरली ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड विड्थ ऑफ द इंटरवल। ठीक है, देखो कह रहा क्या कि यहाँ पर अगर हम देखें जो मॉलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि जो भी मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हैं, जैसे सपोज करो इस कंटेनर में जितने भी मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें कि इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इस कंटेनर में मूव कर रहे हैं या कितने वेलोसिटी वेक्टर इस कंटेनर में हैं, ये जो प्रोबेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फंक्शन ऑफ वेलोसिटी के। ठीक है ना, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फंक्शन ऑफ वेलोसिटी के। और दूसरा है विड्थ ऑफ इंटरवल के। विड्थ ऑफ इंटरवल का मतलब ये हो गया कि जहाँ पर दो पार्टिकल कोलिजन कर रहे हैं इनके बीच की जो चौड़ाई हो गई, इसको हमने बोला विड्थ ऑफ इंटरवल। यानी कि पहला जो प्रोबेबिलिटी है वो फंक्शन ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा और दूसरा विड्थ पे भी डिपेंड करेगा। यानी सिंपली कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल या वेलोसिटी वेक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड विड्थ ऑफ इंटरवल। ठीक है, तो लगभग आपको क्लियर हो गया होगा। तब तक क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, या फिर अगर
कॉपी पेन लेकर के लिख रहा है तो इसको लिख करके नोट्स बना लो। मैं हट जाता हूँ। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन के कह सकते मैक्सवेल बोल्ट्जमान वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के पूरे कह सकते हो डेरिवेशन को मैं यहाँ पे करूँगा। ठीक है, डिराइव करके बताऊँगा कि कैसे वेलोसिटी फंक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, या कैसे कितने वेलोसिटी वेक्टर जो है एक दूसरे को वो बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन बचा, और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर सेकंड था। चैप्टर सेकंड का कह सकते हो कि लगभग लास्ट टॉपिक ही चल रहा है हम लोगों का। ये मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही खत्म हुआ, इसमें एक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फिर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और उसके बाद में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो गया। ठीक है, तो अगर इतना ख़त्म हो जाता है तो कह सकते हो हमारा चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। फिर हम चैप्टर 3 पर जाएंगे। आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैं आपके लिए कंटिन्यूसली एक एक वीडियो लेकर के आता रह रहा हूँ, और जो भी मेरे वीडियोस हैं वो एकदम सीक्वेंस वाइज हैं, आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं। ठीक है, और मेरी कोशिश ये है कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है, और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं आपके साथ कि आप अच्छा ग्रो करें और कह सकते हो एक सक्सेसफुल कैरियर की तरफ जाएँ, अच्छा मार्क्स अचीव करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है यार। इतनी रात को इतने गर्मी में आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको कि क्लास 9 से लेकर के 12 तक के एकेडमिक वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड करता ही हूँ, और साथ साथ BSc के भी वीडियोज़ कंटिन्यूसली हम अपलोड करते जा रहा है। तो जो भी आप लोगों के छोटे भाई बहन हों, उनसे भी हमारे चैनल का लिंक शेयर करें, और जो भी आपके मित्रगण हों उनके पास भी मेरे चैनल का लिंक शेयर करें और उन्हें इसके बारे में बताएं, ताकि वो भी हमारे लेक्चर्स का लाभ उठा सकें। ठीक है, तो तब तक हम विदा लेंगे। मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।